गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी विद कंफर्ट। और आज के वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो है नॉर्थ साउथ डायलॉग। सो हम इस पर आज के वीडियो में कवर करेंगे कि ये जो नॉर्थ साउथ है क्या, जो नॉर्थ एंड साउथ है, व्हाट डज इट मीन इन इंटरनेशनल रिलेशन। और इसके बाद से व्हाट वाज द नॉर्थ साउथ डायलॉग एंड इसका गोल क्या था। फिर नॉर्थ साउथ ये कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, कोऑपरेशन क्या है। इसके बाद से देखेंगे कि जो ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। और ये जो नॉर्थ साउथ डायलॉग आया एग्जिस्टेंस में, ये क्यों आया, इसका एक बैकग्राउंड देखेंगे। मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये नॉर्थ साउथ डायलॉग है ये कैसे स्टैब्लिश हुआ। इसके बाद में हम लास्ट में करेंगे कि साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है। तो ये स्ट्रक्चर रहने वाला है हमारे डिस्कशन का आज। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पहले बेसिक ओवरव्यू दूंगी कि ये नॉर्थ एंड साउथ का मतलब क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन में। सबसे पहले तो आपको समझने की ये ज़रूरत है कि ये नॉर्थ साउथ है क्या। तो जैसा कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपका नैम को, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट, जिसमें हमने डिटेल में समझने की कोशिश की थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या सिचुएशन थी, क्या सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुई थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपने देखा था कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक तरीके से कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है। और कोल्ड वॉर के दौरान दो पावर ब्लॉक्स बनते हैं, एक यूएसए लेड होता है और सेकंड यूएसएसआर लेड होता है, जिसमें दोनों ही जो पोल्स थे, दोनों ही पावर ब्लॉक्स थे, वो कोशिश कर रहे थे मैक्सिमम जो ये वर्ल्ड कंट्रीज थी उनको अपने इन्फ्लुएंस में लेने की, कि उनके हिसाब से दुनिया रूल हो, डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहे थे बेसिकली। तो नॉन अलाइनमेंट क्रिएट हुआ जो इस पावर ब्लॉक से अलाइन नहीं करना चाहते थे, इनसे अलग रहकर अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करना चाहते थे। तो ये जो नॉर्थ एंड साउथ है इंटरनेशनल रिलेशन में, आप इसको ऐसे मत समझिएगा कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है उनको नॉर्थर्न कंट्रीज के नॉर्थर्न ग्लोब कहेंगे, एंड जो साउथर्न हेमिस्फीयर में है उनको साउथर्न ग्लोब कहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये नॉर्थ एंड साउथ का डिवीजन हुआ था, ये हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना है, जीडीपी क्या है, ग्रोथ कैसा है वहाँ पर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना है, इस बेसिस पे ये डिवीजन हुआ था। तो आप देखेंगे कि इस मैप में आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये जो ब्लैक कलर की कंट्रीज हैं, ये आपकी आती इनको दे आर सो कॉल्ड नॉर्थर्न कंट्रीज या नॉर्दर्न ग्लोब, राइट। इसके बाद से जो साउथ है, ये आपका जो रेड कलर से दिखाया गया है, ये कंट्रीज साउथ थी। अब इनमें डिफरेंस क्या था, इनमें डिफरेंस था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अदर ह्यूमन डेवलपमेंट फैक्टर्स थे जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, ये सारे कुछ फैक्टर्स थे जिसके बेसिस पे ये डिवीज़न किया गया था। तो जो नॉर्थ साउथ डायलॉग है ये पॉपुलर हुआ था 1970s के आसपास में। और अगर इसमें देखा जाए तो ये टाइम था कोल्ड वॉर एरा का, जहाँ पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो ये कंट्रीज़ थी साउथ ग्लोब की, जैसे कि एशियन कंट्रीज़ हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हो गई, इन कंट्रीज़ को क्या हुआ करती थी, कॉलोनी हुआ करती थी इन जो रिच कंट्रीज़ थी, पावरफुल कंट्रीज़ थी उनकी। तो जब ये इंडिपेंडेंट हुई, इसके बाद से आप देखेंगे कि तब तक मैक्सिमम इनके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो चुका था। जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, चाहे एशिया की हो, चाहे अफ्रीका की हो आपकी, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप इन सब का मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन हो चुका था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर कोल्ड वॉर के बाद जब ये इंडिपेंडेंट हो गई कंट्रीज, तो आप देखेंगे कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी एक डिस्कशन में आती है, जिसमें नए नए तरीके अपनाए गए इन कंट्रीज के द्वारा, जो पावरफुल कंट्रीज थी, रिच कंट्रीज थी, ताकि ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं इनको डिपेंडेंट बनाए रखें अपने पर। और डिपेंडेंट बनाए रखने का तरीका क्या था, इनको इकोनॉमिक एड दी जाती थी, लोन दिया जाता था, या कुछ हेल्प की जाती थी वेपन देकर या मिलिट्री प्रोवाइड करके, जिससे कि ये कंट्रीज हमेशा इन पर डिपेंडेंट रहें। और इस डिपेंडेंसी जो इनकी थी कंट्रीज की, जो एशियन, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, इनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे इस डिपेंडेंसी के नाम पर ये।
फर्दर आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन आता है, तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू भी तो इसे न्यू कॉलोनियलिज्म कहा गया। तो इसके थ्रू भी रिच कंट्रीज़ ने, जो ये पेरीफेरी कंट्रीज़ थी या न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी, उनका एक्सप्लॉइटेशन करने के नए-नए तरीके निकाल लिए। तो होप सो आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा कि ये नॉर्थ एंड साउथ का क्या मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो जो नॉर्थ है ये रिफ़र करता है आपका उन कंट्रीज़ को जिनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा खासा होता है, और जबकि जो साउथ है वो रिप्रेजेंट करता है प्रीवियसली कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ को, जो पहले कॉलोनी रह चुकी हैं, राइट, उनको जो डेवलपिंग है अभी, जिनका इकोनॉमी उतना डेवलप नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल है। इसके बाद देखेंगे कि वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी कंट्रीज़ जो ये रेड कलर से दिखाया गया है आपका, ये रिप्रेजेंट करती हैं ग्लोबल साउथ को। और जो आपका ये ऊपर ब्लैक कलर से है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ ग्लोब को। तो और जो ये नॉर्थ ग्लोब वाले जो कंट्रीज़ हैं, इनका इकोनॉमी जो ग्रोथ था बहुत अच्छा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था वो अच्छा था, अदर ह्यूमन फैक्टर डेवलपमेंट हो गए जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, राइट, ये सारी चीज़ें इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। तो ये एक बेसिक मीनिंग हो गया आपका नॉर्थ साउथ, जो इंटरनेशनल रिलेशन में डिस्कशन करते हैं हम। अब समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्थ साउथ डायलॉग क्या है। व्हाट वाज द नॉर्थ साउथ डायलॉग? तो हमने तो ये देख लिया कि 1970s के आसपास ये पॉपुलर होता है ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, और बेसिक बैकग्राउंड भी समझ लिया कि ये क्यों था, ये नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है। अब जो नॉर्थ साउथ डायलॉग है ये डिफाइन करने को अगर आता है आपका, तो आप कैसे करेंगे कि नॉर्थ साउथ डायलॉग है रिफर्स द प्रोसेस। ये क्या है, नॉर्थ साउथ डायलॉग क्या है, प्रोसेस है। सी, जब इतने गैप थे जो रिच एंड पुअर कंट्रीज के बीच में, जो हमने यहाँ पर गैप देखे हैं, तो जो लेटर ऑन जो ये डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, इन्होंने रियलाइज किया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं, ये इनकी हेल्प नहीं कर रही हैं, उल्टा इनका एक्सप्लॉइटेशन कर रही हैं थ्रू द मीन्स ऑफ इकोनॉमिक एड, प्रोवाइडिंग लोन, राइट, ये सारी चीज़ें। तो इन कंट्रीज़ को रियलाइज़ हुआ कि ये कहीं ना कहीं अभी ये ना तो हमें जिस टेक्नोलॉजी जो एक्सपर्टीज़ शेयर कर रहे हैं, ना ही टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, बस हाँ इकोनॉमिक एड प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में, राइट। तो जब इन कंट्रीज़ को रियलाइज़ हुआ कि इनका ये जो गैप है ये बढ़ता ही जा रहा है, जो रिच एंड पुअर गैप अगर कहें हम, तो नॉर्थ एंड साउथ के बीच का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या अदर ह्यूमन फैक्टर्स डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बढ़ता ही जा रहा है, और ये कंट्रीज़ इनके जाल में फंसती जा रही हैं, राइट। तो इससे बाहर निकलने का इन्हें तरीका नहीं समझ में आएगा। आप देखेंगे कि इन कंट्रीज़ में ज़्यादातर, जैसे चाहे हम पाकिस्तान का नाम ले लें या म्यांमार का नाम ले लें, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, और अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, तो वो ज़्यादातर कंट्रीज़, यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी तो पॉलिसीज़ जो है वो भी डिस्टर्ब रहेंगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। एक तो ये मेजर फैक्टर। दूसरा, इन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है 1970s के आसपास आप देखेंगे। तो इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए फिर इनके पास फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस क्रिएट होती है, राइट, हेल्थ इश्यूज का जो क्राइसिस क्रिएट होता है। तो ये देखेंगे कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, चाहे वो WTO हो, चाहे IMF हो या वर्ल्ड बैंक, ये सारे भी किसको फेवर करते थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, सो कॉल्ड नॉर्थ ग्लोब जो था, उन कंट्रीज को। तो धीरे धीरे इन कंट्रीज ने, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी या डेवलपिंग कंट्रीज थी, इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की। यहीं से शुरू होता है आपका नॉर्थ साउथ डायलॉग। तो नॉर्थ साउथ डायलॉग क्या है, एक प्रोसेस है through which developing and newly independent nation of the third world
प्रीडोमिनेंटली जो जो पाई जाती हैं एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में, इंगेज्ड होते हैं विद द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप इन निगोशिएशन ओवर चेंज टू द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। तो नॉर्थ साउथ डायलॉग क्या है? एक प्रोसेस है जहां पर जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज थी, वो एक निगोशिएशन में इंगेज होती हैं। और ये निगोशिएशन किस लिए होता है? कि चेंज करो, जो प्रेजेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है इसे चेंज किया जाए, क्योंकि जो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम है ये बायस्ड है और ये बेनिफिट कर रहा है सिर्फ जो आपका जो नॉर्थ ग्लोब है उसको, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं, उनको फेवर नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी हेल्प करनी चाहिए उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि नॉर्थ साउथ डायलॉग क्या है? एक प्रोसेस है जहां पर डेवलपिंग एंड न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड क्या करती है? निगोशिएशन में आती हैं विद द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में टू चेंज द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, इन सब में रिफॉर्म किए जाएं और ये इस पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाए जो कि हेल्प कर सके डेवलपिंग कंट्रीज की। तो होप सो यू गॉट द आइडिया कि नॉर्थ साउथ डायलॉग क्या है। अब व्हाट वाज द गोल? इनका गोल क्या था? जब नॉर्थ साउथ डायलॉग इस्टेब्लिश हुआ, ये डिस्कशन चला, राउंड ऑफ निगोशिएशंस हो रहे थे और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी थ्रू द हेल्प ऑफ वेरियस प्लेटफॉर्म्स, चाहे यूनाइटेड नेशन हो या अदर कंट्री, चाहे नैम हो, अपनी आवाज़ रख रहे थे कि जो प्रेजेंट इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है उसको चेंज किया जा सके। ये डिस्क्रिमिनेटरी है एंड एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर है। तो इनका गोल था, जो अगर देखा जाए मेजर गोल जो था डेवलपिंग कंट्रीज इन द नॉर्थ साउथ डायलॉग, इनका क्या था? कि टू रीस्ट्रक्चर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। क्योंकि जो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, ये भी चाहते थे कि इन यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, स्टेबल गवर्नमेंट रहे और इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, कनेक्टिविटी डेवलप हो। इसके बाद से पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही थी उसको उस पर कंट्रोल किया जा सके, एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो इन सब ये सारा गोल था और ये गोल तभी होगा जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ये कंट्रीज रिसोर्सेज क्रिएट करेंगी जिसके माध्यम से ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर पाएंगी। तो पहली जो इनकी डिमांड थी वो थी टू रीस्ट्रक्चर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, डब्ल्यूटीओ या वर्ल्ड बैंक, ये सब इन कंट्रीज के भी इश्यूज को एड्रेस करें, इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें। गेटिंग इट? तो दिस वाज द मेजर गोल and to create a new international economic order which primary objective the promotion of their development, जिनका primary objective होना चाहिए development of the these जो साउथ ग्लोब था या साउथ ग्लोब कंट्रीज थी उनका। और इनकी जो एक और इम्पॉर्टेंट डिमांड थी वो थी मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड वेल्थ। तो जो वर्ल्ड की वेल्थ थी, रिसोर्सेज थे, वो ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड थे कहाँ पर? नॉर्दर्न ब्लॉक में, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके पास। तो इनकी डिमांड थी, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी इनकी डिमांड थी कि ये जो वेल्थ है इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के रिसोर्सेज का यूज़ करके अपना अपने पास जो वेल्थ है वो जनरेट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड थी कि ये जो वेल्थ है इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस होना चाहिए, इसका बेनिफिट हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो ये मेजर गोल हो गया नॉर्थ साउथ डायलॉग का। अब ये नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? हमने इस मैप के थ्रू ऑलरेडी समझ लिया है कि नॉर्थ साउथ जो कॉन्फ्लिक्ट था ये किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट था।
तो समझते हैं कुछ लाइंस में जो आप लिख सकते हैं एग्जाम में कि जो नॉर्थ साउथ प्रॉब्लम थी या कॉन्फ्लिक्ट था, सिग्निफाई करता है वेरियस प्रॉब्लम्स को जो रिलेटेड हैं आपके इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, मैकेनाइजेशंस हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड इश्यूज थे, इसका कॉन्फ्लिक्ट था, एक मिसमैच था। सोशल डेवलपमेंट जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया एंड अदर थिंग्स हो गई, एक लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप था नॉर्थ एंड साउथ ग्लोब के बीच में। तो ये इश्यूज को, ये कॉन्फ्लिक्ट था इन इश्यूज को लेकर, right? And development of the developing countries, particularly the problem of trade and economic aid. तो ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट। और इनका 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 इशू था जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, इनका और एक मेजर इशू था कि जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये क्या कर रही हैं, ये इनके रिसोर्सेज को क्या कर रही हैं, एक्सप्लॉइट कर रही हैं। इनके साथ क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज एडॉप्ट किया जाता है इनके अगेंस्ट में। और सेकंड थिंग है कि इनको इकोनॉमिक एड देकर, लोन देकर इनको डिपेंडेंट बनाया जाता है इन पर, राइट? तो ये सारे इश्यूज थे, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट के फैक्टर्स थे। तो अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि जो नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट था, इस कॉन्फ्लिक्ट के क्या फैक्टर्स थे। तो आप कई सारे पॉइंट्स इस पर लिख सकते हैं अब आप। तो अब ये तो मेजर हमारा हो गया डिस्कशन। तो अब समझते हैं कि जो ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, अब आप इसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे। अभी तक तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि नॉर्थ साउथ का मतलब क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायलॉग क्या है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, इनका गोल क्या है, ये सारी चीज़ें। अब जब आपको समझ आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, तो एग्जाम में लिखने के लिए भी आपके पास कंटेंट होना चाहिए, राइट? तो अब देखते हैं कि ये कंटेंट आप क्या लिखेंगे, इसको देखते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब आपको। एग्जाम में लिखने के लिए कंटेंट अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, जो नॉर्थ साउथ डिवाइड इसे कहते हैं, जो ये गैप था रिच एंड पुअर का, या डेवलपमेंट का, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का, इसे कहते हैं नॉर्थ साउथ डिवाइड इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। और नॉर्थ साउथ डिवाइड ये इक्वेटर के बेसिस पे नहीं है, जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ये किस बेसिस पे है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे, लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेसिस पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस पे है ये नॉर्थ साउथ डिवाइड, ना कि जियोग्राफिकल डिवाइड है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सो जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ है, जिसे नॉर्थ साउथ डिवाइड कहते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, इसको डिस्क्राइब किया जाता है ग्रुपिंग ऑफ द कंट्रीज। तो नॉर्थ साउथ कंट्रीज जो हैं, ये डिस्क्राइब करता है ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज, और किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक या डेवलपमेंट के बेसिस पे। तो ग्लोबल साउथ एक टर्म है जो यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई के लिए द रीजन ऑफ लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका एंड द ओशिनिया। इट इज वन ऑफ द फैमिली ऑफ टर्म्स जो रिफर करता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को या पेरीफेरी कंट्रीज को। ये डिनोट करता है जो ग्लोबल साउथ है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, राइट? तो ये पहले तो वो कौन कौन से रीजन आते हैं ये हमने देखिया। ये रिफर करता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या पेरीफेरी कंट्रीज को, राइट? पेरीफेरी का मैं मतलब बता दूं कि ये डिपेंडेंसी थ्योरी का पार्ट है, जहां पर ये बात की जाती है कि कुछ कोर कंट्रीज होती हैं और जो यहाँ पर पेरीफेरी कंट्रीज हैं। कोर कंट्रीज में डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं, दैट इज सो कॉल्ड ग्लोबल नॉर्थ। पेरीफेरी में आते हैं आपके डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं ग्लोबल साउथ। तो ये जो कोर कंट्रीज हैं, इनके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, और ये अपने डेवलपमेंट के लिए एक्सप्लॉइट करती हैं किसके रिसोर्सेज को, जो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं पेरीफेरी में।
तो यहाँ से रिसोर्सेज यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर ये अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया आपका डिपेंडेंसी थ्योरी। तो अभी आपको पेरीफेरी का मतलब समझ में आ गया हो। पेरीफेरी क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो इस कोर कंट्रीज से बाहर पर हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस, तो फर्दर करते हैं। हाँ, तो ये क्या है? ये वो क्षेत्र हैं, वो रीजन है जो यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के बाहर हैं, जो ग्लोबल साउथ है मोस्टली। ठीक है। और ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यहाँ पर लो इनकम है, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, कल्चरली मार्जिनलाइज्ड कंट्रीज हैं। तो इनको कहते हैं डिवाइड है दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप? एज सच द टर्म डज नॉट, अब ये जो टर्म है ग्लोबल साउथ, ये जियोग्राफिकल साउथ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? ये क्या है? जियोग्राफिकल, जबकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ग्लोबल साउथ में है, नो डाउट, राइट? लेकिन ये जियोग्राफिकल डिवीजन नहीं है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। ये किस बेसिस पे डिवीजन है आपका? सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बेसिस पे है। सो जो टर्म है यूज्ड बाय गवर्नमेंटल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट इंट्रोड्यूस एज अ मोर ओपन एंड वैल्यू फ्री ऑल्टरनेटिव टू थर्ड वर्ल्ड। तो पहले क्या है? थर्ड वर्ल्ड यूज किया जाता था, आपको पता है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ना करके इसका एक ऑल्टरनेटिव वर्ड बन गया ग्लोबल साउथ, जो अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये कंट्रीज डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है या लीस्ट डेवलप्ड है, राइट? तो ये इस मैप के थ्रू आप और देख सकते हैं कि जो ऊपर वाले कंट्रीज थे ये मोर डेवलप्ड कंट्रीज थी, जबकि नीचे वाली कंट्रीज हैं ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो ग्लोबल साउथ हैं। तो ये हो गया आपका ग्लोबल साउथ और ये हो गया आपका ग्लोबल नॉर्थ। और ये भी हमने अब इस ये जो लाइन बनी हुई है, जो ये लाइन ऑफ डिवीजन है, ये है आपकी ब्रांडेड लाइन, दिस टर्म। तो अभी आपको इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये नॉर्थ एंड साउथ का मतलब क्या है। नेक्स्ट आता है नॉर्थ साउथ डायलॉग। नॉर्थ साउथ डायलॉग में हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है कि ये क्या है? एक तरीके की प्रोसेस है जहां पर डेवलपिंग एंड न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ निगोशिएशन में इंगेज्ड है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के साथ में या डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में, और इनका एम है टू चेंज द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। और ये आपका पॉपुलर हुआ था 1970s के आसपास में। अब ऐसा क्यों, ये निगोशिएशंस में क्यों इन्वॉल्व हो पाए, क्या ऐसी सिचुएशंस बनी थी? तो आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड वॉर 2 था, इसके बाद बहुत सारी कंट्रीज क्या हुई? इंडिपेंडेंट हुई, जिन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा गया। तो ये जो कंट्रीज थी दे वर फ्रस्ट्रेटेड विद दी जो अनफेयर ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी चल रही थी वर्ल्ड में, उसके साथ में ये इनको डिसअपॉइंटेड थे ये कंट्रीज। जो जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस थे, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ट्रेड, उनके पॉलिसीज, उनकी एक्टिविटीज, उनके डिसीजंस थे, ये डिसअपॉइंटेड थे। और आप देखेंगे कि इस टाइम ये एक ऐसा समय था जब जो मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस था वो 51 कंट्रीज से बढ़कर 100 हो जाती है 1960 में, एंड 150 बाई 1970। तो ये जो क्वेश्चन है कि 1970s के आसपास ही क्यों इतना पॉपुलर हुआ, तो 1970s के आसपास देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस में जो मेंबरशिप है वो डेवलपिंग कंट्रीज की बढ़कर बहुत ह्यूज हो जाती है। तो ये कंट्रीज नंबर में ज़्यादा हो जाते हैं जो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर जो ये इन्फ्लक्स ऑफ न्यू कंट्रीज हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पावर चेंज हुआ, जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन, राइट? क्योंकि जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी ये नंबर में ज़्यादा थी, और वन बाय वन जैसे जैसे ये इंडिपेंडेंट गेन करती गई, इंडिपेंडेंस इनको मिलती गई, ये यूएन के मेंबर बनते गए। तो 1970s के आसपास जो ये बैलेंस ऑफ पावर है ये चेंज होता है, यूएन के जनरल असेंबली में इनकी मेजॉरिटी हो जाती है। तो धीरे धीरे ये डिमांड रखना शुरू कर देते हैं यूनाइटेड होकर। तो इन्होंने अंकटाड जो है आपका, इसका एक एक फोरम बनाया जहाँ पर ये साउथर्न या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज या पॉलिटिकल पॉलिसीज, इसके लिए अपनी आवाज़ को रख सकते हैं।
राइट। तो ये एक बेसिक सिनेरियो हो गया कि ये नॉर्थ साउथ डायलॉग 1970s में ऐसा क्या हुआ था कि ये नॉर्थ साउथ डायलॉग शुरू हुआ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर कैसे चेंज होता है। राइट, फिर यहाँ पे देखेंगे कि और सेवरल अदर फैक्टर्स थे विलिंगनेस की, कि अब ये नॉर्थ साउथ डायलॉग जो हुआ इसमें दोनों कंट्रीज क्यों पार्टिसिपेट किया उस टाइम पे। तो आप देखेंगे कि विलिंगनेस थी इसमें दोनों कंट्रीज की। पहले तो हमने साउथ का देखा, इनकी विलिंगनेस क्यों थी, क्योंकि उन्होंने जो बैलेंस ऑफ पावर चेंज हुआ जनरल असेंबली में, इसके बाद उनका जो रियलाइजेशन था, जो पॉवर्टी थी वहाँ पे, फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस थी, उसकी वजह से उनको क्या करना था, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर को लाना था, जो एग्जिस्टेंस इकोनॉमिक ऑर्डर था उसको चेंज करना था, उनकी विलिंगनेस थी। अब ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज, ये क्यों शामिल होंगी इसमें। तो आप देखेंगे कि इनके शामिल होने का कारण क्या था, इनकी विलिंगनेस, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, भाई वो तो चाहेंगी ना कि हम इस गैप को मेंटेन करके रखें, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, जो नॉर्दर्न ब्लॉक था। बट ऐसा क्या सिचुएशन थी कि इन्होंने विलिंगनेस दिखाई, जो डेवलप्ड कंट्रीज है इन्होंने विलिंगनेस दिखाई कि हम ये नॉर्थ साउथ डायलॉग को में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप देखेंगे कि 1970s के आसपास जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी इन अरब वर्ल्ड में, वो राइज हो रही थी, उनकी पावर बढ़ रही थी। तो एक तरीके से थ्रेटन क्रिएट करेंगे ना उनकी हेजेमनी को, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। राइट, तो राइजिंग पावर ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन अरब वर्ल्ड। और दूसरा था जो यूएस का लॉस हुआ था, जो यूएस हारा था वियतनाम वॉर में। तो वियतनाम वॉर में जो यूएस का लॉस हुआ, दूसरा जो राइजिंग पावर ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी अरब वर्ल्ड में, इन दो मेजर फैक्टर ने डेवलप्ड कंट्रीज का जो थॉट प्रोसेस था, जो ओपिनियन था, उसको चेंज किया। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने रियलाइज किया, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नॉर्थ कंट्री थी उन्होंने रियलाइज किया कि वेल्थ और पावर होना इनफ नहीं है, और ये गारंटी नहीं देता है मिलिट्री विक्ट्री की। क्योंकि यूएस के पास तो वेल्थ भी थी, रिसोर्सेज भी थी, मिलिट्री पावर भी थी, बट स्टिल उसको वियतनाम वॉर में आप देखेंगे कि उसको लेसन सीखने को मिला। तो यहाँ से ये कंट्रीज ने ये लेसन लिया कि वेल्थ और पावर होना इनफ नहीं है टू गारंटी द मिलिट्री विक्ट्री, कि हम जीत ही पाएंगे सैनिक युद्ध में। तो देखेंगे कि ये सारे जो इश्यूज थे इन्होंने वेस्टर्न अटेंशन किया टूवर्ड्स द ग्लोबल बैलेंस ऑफ द इकोनॉमिक पावर, कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर है इसको बैलेंस करने की तरफ इनका अटेंशन आया। तो यहाँ से शुरुआत होती है, इन्होंने अपना जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री थी इन्होंने मोर अटेंशन देना शुरू किया to issues like development. And newly industrializing economies meanwhile believed the interest international economic system benefited developed countries. और जो न्यूली इंडस्ट्रियलाइजिंग इकोनॉमीज थी उन्होंने ये रियलाइज करना शुरू किया कि जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है, जो ट्रेड पॉलिसीज हैं, या जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे किसको फेवर कर रहे हैं, किसको किसको एडवांटेज दे रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज को, एट द एक्सपेंस ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने नॉर्थ साउथ डायलॉग को इनिशिएट करने में हेल्प की। तो नॉर्थ साउथ डायलॉग आपका एड्रेस करता है इश्यूज लाइक ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज, इंटरनेशनल फाइनेंस को लेकर, फॉरेन एड हो गया, या गवर्नेंस ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज हो गया, इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ। तो इस टाइम आप देखेंगे कि ये इन सब मुद्दों को एड्रेस करने के लिए नॉर्थ साउथ डायलॉग इनिशिएट किया गया 1970s में। तो यहाँ से शुरुआत होती है। अब ये क्या सक्सेस रहा है इतना, व्हाट अबाउट द नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन। जो ये नॉर्थ साउथ डायलॉग हुआ इसमें कंट्रीज ने कितना कोऑपरेट किया, क्या कॉन्फ्लिक्ट रहे, क्या ये सक्सेस रहा, ये सारी चीज़ें देखना है। तो आप देखेंगे कि आज भी जो नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन है वो उतना उस एक्सटेंट नहीं है जितना होना चाहिए। आज भी बहुत सारी कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज नहीं करते हैं कंट्रीज के साथ में, और वो ग्रुपिज्म करते हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान पर रख कर करते हैं। राइट, तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि प्रेजेंट में अगर एक एग्जांपल देना हो आपको नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन का, तो आप क्या देंगे।
तो ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन। अब देखते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है। तो आप देखेंगे कि जब कंट्रीज वर डिसअपॉइंटेड, ये जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक था इनके बीच में, ये डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का जो गैप था वो कभी ब्रिज नहीं हुआ। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन का भी एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। साउथ साउथ कोऑपरेशन रिफर्स टू द टेक्निकल कोऑपरेशन एमंग द डेवलपिंग कंट्रीज। जो ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने आपस में टेक्निकल कोऑपरेशन शुरू किया, जिसे नाम दिया गया साउथ साउथ कोऑपरेशन। ये एक तरीके का टूल था जो यूज़ किया गया स्टेट्स के द्वारा या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या अदर जो एकेडमिक्स हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, टू कोलैबोरेट एंड शेयर नॉलेज, skills या successful initiatives in the specific areas such as agriculture development, human right protection, urbanizations, health issues में climate change पे, इन सारे मुद्दों पे जब साउथ साउथ कंट्रीज ने कोलैबोरेट करना शुरू किया तो इसे क्या, और टेक्निकल कोऑपरेशन एक्सचेंज करना शुरू किया, तो इसे कहा गया साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो ये, अब ये साउथ साउथ कोऑपरेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है जिससे टू एक्सचेंज दी नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र के लिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए, रिकवरी ऑफ द लाइवलीहुड, इन सब के लिए जो साउथर्न में, जो साउथ ग्लोब में पीपल्स हैं उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये साउथ साउथ कोऑपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी अपना एक सिग्निफिकेंस है टू सॉल्व दी, क्योंकि ये हेल्प करता है टू सॉल्व दी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इन द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। तो दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशंस। तो होप सो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, और होप सो कि आपको जो साउथ साउथ कॉन्फ्लिक्ट है, साउथ नॉर्थ साउथ डायलॉग है, कॉन्फ्लिक्ट है, कोऑपरेशन है, ये समझ में आया होगा आज के वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग में। और मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी कि अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं अगर आप वाकई अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो। मैप का यूज़ किया गया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आप चाहें तो इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, जब भी नॉर्थ साउथ डायलॉग आप लिख रहे हों तो एक रफली वर्ड मैप भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं ये डिवीज़न को। गेटिंग इट? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मार्क्स और भी अच्छे मिलेंगे, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।